नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका वाईफाई स्टडी बालाजी यूट्यूब चैनल पर। और एक जोश के साथ, जैसा कि हम जानते हैं कि हम पढ़ रहे हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में, और आज हमें शुरू करना है तुगलक वंश के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं तुगलक वंश के बारे में। तुगलक वंश या फिर तुगलक डायनास्टी, इसका जो टाइम पीरियड रहेगा वो 1320 से लेकर 1414 तक रहेगा। उसके बाद जो पहला सुल्तान या पहला रूलर जो तुगलक वंश में बनेगा उसका नाम रहेगा गयासुद्दीन तुगलक, जो कि 1320 से लेके 1325 तक रूल करेगा। अब इसने सबसे पहला काम करवाया, इसने एक शहर बसवाया, किस नाम से? तुगलकाबाद नाम से। उसके बाद दूसरा पॉइंट रहेगा इसका, ये एक पहला शासक रहेगा जिसने नहरों का निर्माण शुरू करवाया था। इसने मतलब इसने नहर बनवानी शुरू करवाई। उसके बाद 1323 में अपने बेटे को, उसके बेटे का नाम क्या है? जोना खान। ये अपने बेटे को कहां पर भेजता है? ये तेलंगाना मिशन पर भेजता है, और वहां पे इसका बेटा जाता है और जाके तेलंगाना पे जीत हासिल करता है। मतलब वहां पे युद्ध करता है और जीतता है, और जीतने के बाद ये तेलंगाना को अपने ही राज्य में मिला लेता है। और उसके बाद ये तेलंगाना का नाम बदल के क्या करता है? सुल्तानपुर। इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों नोट पे इसको नोट करिएगा कि 2 जून 2014 में जब तेलंगाना 29वां राज्य बना था, उस टाइम पे सुल्तानपुर से पुनः चेंज करके नाम उसका तेलंगाना ही किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट रहता है कि हजरत निजामुद्दीन औलिया। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने इसको एक टाइटल दिया था जो कि महबूब ए इलाही का टाइटल दिया। उसके बाद ध्यान से समझिएगा 1325 में बंगाल का जो इक्तेदार था जिसका नाम था बुगारा खान, उसने सुल्तान के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया था, जिसकी वजह से गयासुद्दीन तुगलक को बंगाल जाना पड़ा। और ये जब बंगाल गया तो हजरत निजामुद्दीन औलिया, जो कि दिल्ली में एक सूफी संत था जिसकी दिल्ली में बहुत ज्यादा चलती थी, दिल्ली की जनता हजरत निजामुद्दीन औलिया पर बिल्कुल आंख बंद करके विश्वास करती थी। और हालांकि देखिए हजरत निजामुद्दीन में और जो सुल्तान था गयासुद्दीन तुगलक, इनमें ज्यादा पटती नहीं थी। मतलब ये एक दूसरे के एक तरीके से देखना भी एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, लेकिन ये इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। क्यों? क्योंकि ये सुल्तान था। और ये इसका नहीं बिगाड़ सकता था क्योंकि हजरत वहां का एक सूफी संत था जिसको जनता का सपोर्ट था, जिसको पब्लिक आंख बंद करके विश्वास करती थी। अब जब गयासुद्दीन तुगलक बंगाल का जो विद्रोह हुआ उसको दबाने गया, तो पीछे से हजरत निजामुद्दीन औलिया ने एक घोषणा कर दी, और इन्होंने कहा कि मेरी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती। अब गयासुद्दीन तुगलक जा तो रहा है, लेकिन ये कभी दिल्ली वापस लौट के नहीं आएगा। और इसी के बेटे को, जिसका नाम है क्या? जिसका नाम है जोना खान, जोना खान को ही अगला सुल्तान बना दिया जाए, इसी को गद्दी पर बैठा दिया जाए। जिसकी वजह से जोना खान को गद्दी पर बैठा दिया जाता है, और जिसकी खबर गयासुद्दीन तुगलक को जैसे ही मिलती है, ये अपना एक संदेश भेजता है किसके पास? हजरत निजामुद्दीन औलिया के पास, और इनसे कहता है कि अपने जो संदेश भेजा, जो आदमी भेजा, उससे कहता है कि जाके कहो हजरत निजामुद्दीन से कि वो दिल्ली छोड़ के चला जाए। अगर मैं दिल्ली आ गया तो मैं उसको सूली पर चढ़वा दूंगा। उसके बाद एक फेमस डायलॉग आपने सुना होगा कि दिल्ली अभी दूर है। जी हां दोस्तों, वो डायलॉग किसका है? हजरत निजामुद्दीन औलिया का ही वो डायलॉग है। और हजरत कहते हैं कि अभी जाके सुल्तान से कहो कि अगर मुझे सजा देना चाहते हो तो पहले दिल्ली आए, और दिल्ली अभी दूर है। और जी हां दोस्तों, और गयासुद्दीन तुगलक के लिए दिल्ली हमेशा दूर रही, वो दिल्ली कभी नहीं पहुंच पाया। और भविष्यवाणी सही हुई किसकी? हजरत निजामुद्दीन औलिया की, क्योंकि जब वो बंगाल पे जीत हासिल करके वापस दिल्ली आ रहा था तो रास्ते में पड़ता था तुगलकाबाद, जो कि इसने बसवाया था। और वहीं पे इसकी विजय की एक तरीके से खुशी मनाने के लिए इसके लिए एक लकड़ी का महल बनाया गया। और इनसे जब रास्ते में ये आ रहे थे तो इनसे कहा गया कि सुल्तान आप इस लकड़ी के महल में जाइए और जाके आराम कीजिए, और देखिए ये महल आपके लिए बनवाया गया है। तो यहीं पे उसमें फिर लकड़ी के महल में आग लगवाकर इनकी हत्या करवा दी जाती है। उसके बाद इनकी हत्या करवा दी गई, और देखिए ये मरे तुगलकाबाद में, इसीलिए इनका मकबरा भी कहां पर है? तुगलकाबाद में ही है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट रूलर जिसका नाम रहेगा मोहम्मद बिन तुगलक, इन्हीं का लड़का जिसका नाम है जोना खान, तो जिनका वास्तविक नेम जोना खान, और यही अगले सुल्तान बनते हैं। किस नाम से बनते हैं? मोहम्मद बिन तुगलक से के नाम से। और 1325 से लेकर 1351 तक ये रूल करेंगे। अब देखिए ये इतिहासकारों ने इनको पागल सुल्तान कहा है। क्यों?
क्योंकि ये बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, कहा यह जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक जब सुल्तान बना तो ये इतना ज्यादा पढ़ा लिखा था कि जनता इससे परेशान थी और ये जनता से परेशान था, क्योंकि इतना पढ़ लिख गया, इतना ज्ञानी हो गया कि इसको जनता की बातें समझ नहीं आती थी और जनता को यह समझ नहीं आता था कि ये क्या करवाना चाह रहा है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब मोहम्मद बिन तुगलक मरा था, उसके बाद जनता ने कहा, जनता को राजा से मुक्ति मिली और राजा को जनता से मुक्ति मिली। उसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट रहेगा कि अरबी और फारसी भाषा का यह बहुत बड़ा विद्वान भी था, पढ़ा लिखा था, सो जाहिर सी बात है एजुकेटेड था तो विद्वान तो हो गई। और देखिए एक पॉइंट बनता है, यहां से कई बार पेपर में पूछा जाता है कि 1333 में एक आदमी जिसका नाम है इब्न बतूता, जो कि मोरक्को से आया था और ये इसके दरबार में आया, और ये इब्न बतूता ये भी बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा था, तो जिसकी वजह से सुल्तान के साथ इसकी बहुत ज्यादा पटती है, इसके साथ उनकी बाउंडेशन अच्छी हो जाती है, जिसकी वजह से ये इनको काजी नियुक्त कर देते हैं। अगला पॉइंट रहेगा इब्न बतूता, इन्होंने एक किताब लिखी है रहला। अब ये जो रहला किताब है, इसी के अनुसार इसी किताब में इन्होंने कहा है कि जो मोहम्मद बिन तुगलक थे, इन्होंने पूरे भारत पे अपना कब्जा कर लिया था, सिर्फ 3 जगह को छोड़कर। वो जगह कौन सी है? कश्मीर, बलूचिस्तान और राजपुताना। ये 3 जगह को छोड़कर इन्होंने इस किताब में कहा है कि पूरे के पूरे संपूर्ण भारत पर सुल्तान का एक तरीके से कब्जा हो गया था। उसके बाद तो ये मैंने लिखा है कि पूरे भारत पर मोहम्मद बिन तुगलक, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मोहम्मद बिन तुगलक का राज था। उसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट रहेगा कि दिल्ली जो सल्तनत थी, सबसे बड़ी सेना रखने वाला, और उस सेना को वेतन, सबसे बड़ी सेना थी जो कि सबसे ज्यादा वेतन प्राप्त करती थी, तो वो किसकी सेना थी? वो थी मोहम्मद बिन तुगलक की। दोस्तों ये क्वेश्चन एसएससी ने अभी इसी बार एसएससी ने पूछा है, तो इस चीज को आप याद रखेंगे। अब देखिए सती प्रथा को खत्म करने का मोहम्मद बिन तुगलक ने सिर्फ प्रयास किया था, मतलब ट्राई किया था, ये खत्म नहीं कर पाया था। अब कुछ छोटी सी बातें सती प्रथा के लिए भी बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पूछी जाती है। तो देखिए सती सिस्टम को प्रतिबंध करने के लिए इसने सिर्फ प्रयास किया था। और सती प्रथा के बारे में अब जानते हैं, आखिर ये शुरू कहां से हुई, किसने बाद में इसको खत्म किया, किसने खत्म किया, और ये एक्चुअल में कब खत्म हुई। देखिए जो सती प्रथा थी ये गुप्ता काल से चली आ रही थी। हालांकि सती प्रथा के एविडेंसेस हमें महाभारत में भी मिलते हैं, लेकिन यह माना जाता है इतिहासकारों का कि यह सती प्रथा कहां से शुरू हुई? गुप्ता पीरियड से शुरू हुई, और गुप्ता पीरियड 1319 से लेके 540 एडी तक चला था। यह हम इतिहास में पुरानी वीडियोस में मैं अपलोड कर चुका हूं, अगर आपने वो नहीं देखी तो उसको देखिएगा। देखिए गुप्ता पीरियड का ही एक रूलर था जिसका नाम था राम गुप्ता। अब इस राम गुप्ता का एक सेनापति था जिसका नाम था गोपाल राज। अब ये गोपाल राज जब युद्ध पे गया था, तो युद्ध पे जाने पर ये जब मरा था, तो मरने के बाद जब इसकी लाश जलाई जा रही थी, तो इसकी पत्नी इतनी दुखी थी कि वो इसकी चिता में कूद जाती है। वहीं से ये सिस्टम शुरू हो जाता है सती प्रथा का। अब ये सारी बातों के जो हमें एविडेंस है, ये जो है एरन अभिलेख से मिलते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन एसएससी ने पूछा था कि ये सारी इंफॉर्मेशन कहां से मिलती है, तो एरन अभिलेख से मिलती है। और ये एरन अभिलेख लिखा किसने है? तो ये लिखवाया है भानुगुप्त ने, इस अभिलेख को लिखवाया है। उसके बाद अब ये सती प्रथा शुरू तो हो गई, और ट्राई भी किसने कर ली खत्म करने की? मोहम्मद बिन तुगलक ने। लेकिन खत्म कौन करवा पाया इसको? तो खत्म करवा पाया जो पूरी तरीके से इसको बैन की, तो सबसे पहला जो अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक वो पहला आदमी था जिसने सती प्रथा को पूरी तरीके से प्रतिबंध कर दिया, बिल्कुल भारत में खत्म कर दिया। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक के मरने के बाद सती प्रथा फिर से शुरू हो गई, और फिर अकबर आएंगे, और अकबर जो रूलर रहेगा वो भी सती प्रथा को बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म करेगा। उसके बाद अकबर के मरने के बाद फिर सती प्रथा शुरू होगी, और फिर जो नेक्स्ट रूलर रहेगा औरंगजेब फिर इस सती प्रथा को खत्म करेगा। देखिए ये 3-4 रूलर हैं, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी एसएससी ने ये क्वेश्चन पूछा था और ये भी क्वेश्चन पूछा था। उसके बाद औरंगजेब के मरने के बाद सती प्रथा फिर शुरू हो जाएगी, और पूरी तरीके से लॉर्ड विलियम बेनेडिक्ट जो कि 1829 में ये पूरी तरीके से सती प्रथा को खत्म कर देंगे। अब दोस्तों इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। और चलिए दोस्तों बातों को आगे बढ़ाते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर सबसे ज्यादा विद्रोह हुए,
और टोटल 34 विद्रोह हुए, 27 साउथ में और 7 नॉर्थ में। अब देखिए इसने 5 ऐसे काम किए जो कि पांचों के पांचों काम इसके असफल रहे। पहला देखेंगे, सबसे पहले इसने अपनी राजधानी को शिफ्ट किया दिल्ली से दौलताबाद, जो कि दौलताबाद कहां पे है, महाराष्ट्र में। देखिए ज्यादातर जो विद्रोह हो रहे थे वो साउथ में हो रहे थे, जिसकी वजह से ये अपनी राजधानी को शिफ्ट करता है और ये कड़ी धूप में जून जुलाई के टाइम पे अपनी राजधानी को शिफ्ट करता है, जिसकी वजह से ये अपनी सेना को लेकर निकलता है। और जैसे ही ये दौलताबाद, काफी टाइम लग जाता है, उस टाइम में हवाई जहाज तो थे नहीं कि भैया बैठे और तुरंत जो है दौलताबाद पे उतर गए। अब उस टाइम ये धीरे धीरे हाथियों से, पैदल जो इसकी सेना थी वो गई, और इतनी गर्मी में जाते जाते जो है बहुत से लोग बीच रास्ते में ही मर गए, जिसकी वजह से ये दौलताबाद पहुंचता है। और पहुंचने के बाद फिर इसको पता लगता है अब तो विद्रोह कहां पे शुरू हो गए हैं, नॉर्थ में शुरू हो गए हैं, जिसकी वजह से नॉर्थ में भी 7 विद्रोह हुए। फिर ये वापस भागता है नॉर्थ की तरफ, तो जिसकी वजह से जो थोड़ी बहुत सेना और बची हुई थी इसकी, अब वो इधर आने में फिर से बहुत से लोग मरते हैं। तो जिसकी वजह से ये जो इसका राजधानी बदलने का जो एक तरीके से इसने विचार किया था, ये पूरी तरीके से फेल हो जाता है। उसके बाद दूसरा जो है खुरासान, जो कि अफगानिस्तान में पड़ता है, अभियान विफल हो गया इसका। खुरासान क्या था, देखिए खुरासान एक अफगानिस्तान में जगह है। इसने एक प्लान बनाया कि अपने सैनिकों से कहा कि चलो खुरासान चलते हैं, और वहां पे सुना है बहुत ज्यादा संपत्ति है और वहां से संपत्ति लूट के लेके आते हैं। अब इसके सैनिकों ने मना कर दिया। इसके सैनिक ने कहा कि भैया देखो ऐसा है महाराज कि इतनी दूर तक जाएंगे और जाते जाते बहुत टाइम लग जाएगा, और फिर वहां से आएंगे तो बीवी बच्चे घर पे रहेंगे, उनकी याद आएगी, तो जिसकी वजह से सैनिकों ने मना कर दिया। अब इसने अपने सैनिकों से वादा किया कि तुम लोग मेरे साथ चलो, मैं तुम लोगों को 1 साल का वेतन एडवांस देता हूं। तो इसने 1 साल का वेतन अपने सैनिकों में बंटवा दिया, और बंटवाने के बाद ये अपने सैनिकों को लेके चलता है। उसके बाद जैसे ही ये पहुंचता है अफगानिस्तान खुरासान में, तो वहां पे देखता है कि वहां पे तो सब कुछ पहले से ही लूटा पड़ा है, वहां पे तो कुछ लूटने के लिए है ही नहीं, जिसकी वजह से एक तो इसने 1 साल का वेतन दे दिया और वहां से कुछ मिला नहीं, तो इसलिए इसके पास धन की कमी हो गई, जिसकी वजह से ये अभियान भी इसका फेल हो जाता है। उसके बाद बात करेंगे तीसरे अभियान की, जो कि दोआब क्षेत्र में टैक्स जो है इसने इंक्रीज कर दिया। देखिए इसके पास पैसे की कमी हो गई। देखिए दोआब का मतलब होता है 2 नहरों के बीच की जो जमीन होती है उसी को कहा जाता था दोआब। अब यहां पे जो खेती होती थी वो बहुत अच्छी होती थी, बहुत अनाज होता था, जिसकी वजह से इसने वहां पे टैक्स बढ़ा दिया। अब हुआ क्या उस टाइम पे, अब वहां पर भी सूखा पड़ गया। सूखा पड़ने की वजह से खेती अच्छे से हुई नहीं और कमाई हुई नहीं, तो ये सिस्टम भी फेल हो गया। उसके बाद इसने एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी बनाया, दीवान ए कोही नाम से। उसके बाद देखिए चौथा एक्सपेरिमेंट क्या किया इसने, ये एक्सपेरिमेंट बहुत करता था, ज्यादा पढ़ा लिखा था ना। उसके बाद टोकन करेंसी चलवाई इसने, और जो टोकन करेंसी थी अभी तक जो टका जो सिल्वर की टोकन करेंसी चलती थी, ये उसको चेंज करवा के तांबे की जीतल चलवाता है। अब देखिए अब ये जो तांबा है ये तो घर घर में अवेलेबल था, तो इसलिए इसकी जो जनता थी वो क्या करती है, सब अपने ही घर में करेंसी बनाना शुरू कर देते हैं और अपने ही घरों में करेंसी बनाते हैं, जिसकी वजह से फिर अर्थव्यवस्था क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। भाई अगर सभी लोग अपने ही घर में पैसे छाप लेंगे तो फिर तो अर्थव्यवस्था खराब होगी, वही काम हो गया यहाँ पे। उसके बाद पांचवा जो है कराचिल मिशन। कराचिल मिशन क्या था, देखिए कराचिल एक जो पहाड़ी एरिया थे उत्तराखंड के, उस एरिया को कराचिल बोला जाता था। अब ये क्या करता है, कराचिल मिशन पे चलता है, और जहां वहां पे बहुत ज्यादा ठंड, तो इसकी जो सेना थी वो ज्यादातर दिल्ली में रहती थी हमेशा, और दिल्ली में गर्मी पड़ती है। अब जैसे ही इसकी सेना उत्तराखंड पहुंचती है, वहां पे इतनी ज्यादा ठंड इनको लगती है कि आधे के बहुत से सैनिक वहीं पे मरने लगते हैं, जिसकी वजह से ये भी इसका सिस्टम फेल हो जाता है। तो इसने ये 5 एक तरीके से एक्सपेरिमेंट किए थे, और ये पांचों के पांचों एक्सपेरिमेंट क्या हो जाते हैं, इसके फेल हो जाते हैं। अब देखिए 1351 में ये सिंध के विद्रोह के दौरान इसकी मृत्यु हो जाती है। मतलब ये सिंध जाता है, और सिंध जब ये जाता है तो रास्ते में ही इसकी तबीयत खराब हो जाती है और ये वहीं पे मर जाता है सिंध में। और इसी का छोटा भाई जिसका नाम रहेगा फिरोज शाह तुगलक, अब ये गद्दी पर बैठेगा, और ये कब से कब तक रहेगा, ये 1351 से लेके 1388 एडी तक रहेगा। अब देखिए दोस्तों, इसने दिल्ली सल्तनत का इसको दिल्ली सल्तनत का अकबर भी कहा जाता है।
तो यह क्वेश्चन पूछा गया है कई बार कि अकबर किस सुल्तान को और अकबर कहा जाता था, तो वो था फिरोज शाह तुगलक। इसने 6 शहर बसवाए। पहला शहर हिसार। हिसार आज के टाइम में हरियाणा में हिसार बोलते हैं, लेकिन उस टाइम में उस शहर का नाम था फिरोजा। उसके बाद फतेहाबाद। फतेहाबाद जो शहर इसने बसवाया था वो अपने ही बेटे के नाम पे, जिसके बेटे का नाम था फतेह खान के नाम पे बसवाया था। उसके बाद तीसरा शहर फिरोजपुर और चौथा शहर फिरोज शाह कोटला, ये चौथा शहर। पांचवा शहर फिरोजाबाद और छठा जौनपुर। अब देखिए ये जो जौनपुर शहर था ये मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका वास्तविक नाम जोना खान, इसी के नाम पे बसवाया था, जो कि इसका बड़ा भाई था। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा कि सिंचाई के लिए सबसे ज्यादा नहरें बनवाने वाला सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक। इसने सिरसा, एक सिरसा शहर बसवाया था और वहां पे इसने 1200 बाग लगवाए थे। जो बाग होते हैं, पेड़ वगैरह लगवाए जाते हैं, वहीं पे इसने 1200 बाग लगवाए थे, पूछा जाता है। उसके बाद देखिए अशोक के 7 स्तंभ है, 7 पिलर हैं, और इन 7 पिलर में से इसने टोपरा स्तंभ, टोपरा पिलर और मेरठ स्तंभ, ये टोपरा पिलर कहां पर पड़ता है? ये अंबाला हरियाणा में है, और मेरठ स्तंभ आप जानते ही हैं उत्तर प्रदेश में। तो ये दोनों के दोनों स्तंभ इसने उखड़वा के दिल्ली में गड़वा दिए थे, मतलब ये दिल्ली ले गया था उन स्तंभ को। उसके बाद जगन्नाथ मंदिर जो कि उड़ीसा में है, और ज्वालामुखी मंदिर जो कि हिमाचल प्रदेश में है, इन दोनों मंदिरों को इसने नष्ट करवा दिया था। और कहा यह भी जाता है कि ज्वालामुखी मंदिर के अंदर जो ग्रंथ रखे हुए थे उन सारे ग्रंथों को भी इसने जलवा दिया था। उसके बाद ब्राह्मणों पे जजिया लगाने वाला ये पहला सुल्तान था। देखिए मोहम्मद बिन कासिम वो पहला रूलर था जिसने जजिया लगाया था। मैं बात को फिर से रिपीट करता हूं, जजिया टैक्स वो था जो कि नॉन मुस्लिम्स को, उस टाइम पे नॉन मुस्लिम्स को, ब्राह्मणों को, विकलांगों को और विधवाओं को, इन 4 कैटेगरी को नहीं देना होता था, बाकी सबको देना होता था। लेकिन फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर भी जजिया लगा देता है। उसके बाद 1369 में कुतुब मीनार पे चौथी और जो 5वीं मंजिल होती है उसका ये पुनः निर्माण करवाता है, क्योंकि चौथी 5वीं मंजिल पे बिजली गिरने के कारण वो मंजिल जो है काफी हद तक टूट जाती है। देखिए इसने आर्थिक मदद देने के लिए एक डिपार्टमेंट बनवाया था जिसका नाम था दीवान ए खैरात। उसके बाद इसने एक अस्पताल भी बनवाया था, दर उल सिफा एक अस्पताल बनवाया था। उसके बाद सती प्रथा को इसने पूरी तरीके से खत्म करवा दिया था। मोहम्मद बिन तुगलक जो कि इसका बड़ा भाई था, उसने सती प्रथा को सिर्फ कोशिश की थी, प्रयास किया था खत्म करने का, लेकिन करवा नहीं पाया था। करवाया किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। उसके बाद 1388 में इसकी मृत्यु हो गई। अब जो नेक्स्ट रूलर जो गद्दी पर बैठता है उसका नाम है नसरुद्दीन महमूद। अब ये नसरुद्दीन महमूद 1394 से लेके 1414 तक जो है गद्दी पर रहेगा। अब देखिए इसी का मंत्री जिसका नाम है खिज्र खां, और ये खिज्र खां मदद करता है तैमूर की, जो कि भारत पर आक्रमण करता है। ये जो तैमूर था ये एक तुर्किश रूलर था। उसके बाद दोस्तों जो खिज्र खां है वो तैमूर की मदद करता है, और तैमूर जो है आक्रमण कर देता है महमूद पर, और महमूद को फिर खिज्र खां गद्दी से हटाता है, और हटाने के बाद खुद गद्दी पर बैठता है और एक नए वंश की शुरुआत करेगा जो सिया वंश, या फिर इसको हम पढ़ेंगे सैयद वंश के नाम से भी। तो ये था कुछ आज के बारे में वीडियो जो कि तुगलक वंश के बारे में था, और अगले वीडियो में हम शुरू करेंगे सैयद वंश से। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर कीजिए, और वीडियो को लाइक भी किया कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।